जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सिखाने जा रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड। तो मैथमेटिकल मेथड क्या होता है? मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब कि जो फिजिक्स की भाषा है वो मैथमेटिक्स है। मतलब फिजिक्स को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब फिजिक्स को जानने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स को आना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स नहीं आता तो आप फिजिक्स आपको नहीं आएगा। इवन अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो हो सकता है आपको फिजिक्स ना आए, लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स मेक्स फिजिक्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फिजिकल प्रिंसिपल। मतलब कि मैथमेटिक्स करता क्या है, भौतिक फिजिकल प्रिंसिपल को समझने और उसको अप्लाई करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए मैथमेटिक्स की आना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो ये मैथमेटिकल मेथड होता है। मैथमेटिकल टूल हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं मैथमेटिक्स में? एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा। मतलब हमें फिजिक्स को समझने के लिए ये जितने टूल्स हैं इन सभी को आना चाहिए। अगर आपको ये सभी आता है, अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, जियोमेट्रिकल आता है, ज्योमेट्री आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस आता है और वेक्टर एनालिसिस, तो समझो कि आप फिजिक्स को समझ सकते हो, फिजिक्स की भाषा को समझ पाओगे। अब है अपना वेक्टर एनालिसिस। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? एनीथिंग्स विच कैन बी मेजर, जो भी कुछ है अगर उसको मापा जा सके, मेजरमेंट किया जा सकते, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम नहीं माप सकते उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। जिसको हम मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें आता है स्केलर। स्केलर क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली विच आर एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। मतलब कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम स्केलर बोलते हैं। स्केलर के केस में क्या होता है? स्केलर को जोड़ने और सब्ट्रैक्शन और ऐड करने के लिए हम एल्जेब्रा के जो रूल्स होते हैं वही अप्लाई करते हैं, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ द एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के सामान्य नियमों का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वर्क है, पावर है, करंट एट्सेट्रा। ये सब अपने जो है स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वे सभी स्केलर होते हैं, वो सभी स्केलर होते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी रिक्वायर्स, स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पहला है अ यूनिट ऑफ सेम नेचर, एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरा है अ न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब कि पहले यूनिट की ज़रूरत है और न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? स्टेटिंग हाउ मेनी टाइम्स द यूनिट इज कंटेंड इन द क्वांटिटी। मतलब कि जो क्वांटिटी दिया गया है उसमें कितना यूनिट शामिल है, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ अ स्टोन इज 6 kg। अगर एक स्टोन है, पत्थर है जिसका मास 6 kg है, तो इसका मतलब यह होता है कि द स्टोन इज 6 टाइम्स हेवियर दैन सर्टेन यूनिट किलोग्राम। मतलब कि जो स्टोन है वो 6 गुना ज़्यादा भारी है दैन सर्टेन यूनिट किलोग्राम। एक उसका निश्चित यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम का 6 गुना ज़्यादा है। पत्थर का मास किलोग्राम का 6 गुना ज़्यादा है, या किलोग्राम 6 बार शामिल है। मतलब कि स्टोन का जो पत्थर है, पत्थर का मास किलोग्राम 6 बार शामिल है। तो ये हो गया उसका हमें न्यूमेरिकल वैल्यू। तो स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी वी नीड अ यूनिट ऑफ सेम नेचर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। नाउ हाउ कैन वी गेट द स्केलर क्वांटिटीज?
देखिए इफ़ टू बॉडीज, अब if two bodies, one having a mass of 10 kg and other having a mass of 5 kg are added together to make a composite system, मतलब कि दो बॉडी हैं, एक का मास 10 kg है, दूसरे का मास 5 kg है। अब हम इनको ऐड करके उसको एक कंपोजिट सिस्टम, एक सिस्टम बनाना है, तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ सिस्टम बिकम्स क्या होगा, टोटल ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऐड हो जाएगा 10 kg प्लस 5 kg मतलब 15 kg हो गया। इस प्रकार की क्वांटिटीज़ को सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर, मतलब जिसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्केलर में यूनिट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट होता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर, मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, हम उसको बोलते हैं आर कॉल्ड वेक्टर। एग्जांपल क्या है, जैसे वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, लीनियर मोमेंटम है, टॉर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सब वेक्टर होते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक जो है मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर कहा जाए कि पार्टिकल इज़ डिस्प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर, एक पार्टिकल है 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड होता है, तो ये इनकम्प्लीट है जब तक आप ये नहीं कहोगे कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुआ। तो अगर आप बोलते हो कि पार्टिकल 5 सेंटीमीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुआ, तो ये पूरा कंप्लीट बन जाता है। तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेंगे वो वेक्टर होता है। अब इसके लिए अ वेक्टर रिक्वायर्स, फर्स्ट है अ यूनिट ऑफ सेम काइंड, एक ही प्रकार का यूनिट होना चाहिए। बी है अ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने बताया ये रिप्रेजेंट करता है हाउ मैनी टाइम्स यूनिट इज कंटेंट बाय द सर्टेन यूनिट, मतलब कि हम कितना टाइम्स वो यूनिट शामिल है उस फिजिकल क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब जैसे 5 सेंटीमीटर अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, मतलब कहने का मतलब यह है कि सेंटीमीटर उसका यूनिट है और ये सेंटीमीटर 5 टाइम्स शामिल है, 5 बार शामिल है, तो वो 5 जो है 5 जो है न्यूमेरिकल्स वैल्यू बन जाता है। सी क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ है तो अब जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हर समय पॉजिटिव ही होता है। माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन उसके डायरेक्शन को बताता है। अब वेक्टर ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है। अगर वेक्टर लॉ ओबे नहीं किया, एडिशन का वेक्टर लॉ ओबे नहीं किया तो स्केलर है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, करंट एंड टाइम है, करंट और टाइम बोथ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करंट और टाइम दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट दीज क्वांटिटीज आर नॉट वेक्टर, ये वेक्टर नहीं होते, बिकॉज दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर के वेक्टर का एडिशन रूल को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये करंट और टाइम दोनों स्केलर है। नेक्स्ट है पोलार वेक्टर। पोलार वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर एसोसिएटेड विद द लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट्स, ऐसे वेक्टर जो सिर्फ एक लीनियर डायरेक्शन में उसका प्रभाव होता है। द वेक्टर एसोसिएटेड विद लीनियर डायरेक्शन इफेक्ट, जिसका प्रभाव सिर्फ एक लीनियर डायरेक्शन में होता है, आर कॉल्ड पोलार वेक्टर। जैसे फोर्स है, एक्सीलरेशन है, लीनियर एक्सीलरेशन है, लीनियर मोमेंट है, एटसेट्रा, ये सब पोलार वेक्टर होते हैं क्योंकि इनका इफेक्ट लीनियर डायरेक्शन में होता है। अब एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एसोसिएटेड विद रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक एक्सिस के रोटेशन एक्सिस के रोटेशन से एसोसिएट होते हैं, मतलब वो वेक्टर एक्सिस के चारों तरफ घुमा करके डिफाइन किया जाता है या
उसके प्रभाव से वो रोटेट करता है। तो वेक्टर एसोसिएटेड विथ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, जो वेक्टर के साथ एक रोटेशन लगा होता है, मतलब किसी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है, घूमता है, तो ऐसे वेक्टर एक्सियल वेक्टर कहे। जैसे एग्जांपल टॉर्क है, तो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क बॉडी को एक एक्सिस के अराउंड में ट्राई टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। टार्क क्या होता है, टार्क उस बॉडी को एक एक्सिस के चारों तरफ घुमाने का प्रयत्न करता है, तो दैट इज टॉर्क है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये भी क्या करता है, उसको एक एक्सिस के चारों अराउंड में घुमाता है। एंगुलर मोमेंटम ये भी है, उसको एक एक्सिस के चारों तरफ घुमाता है। तो ये सब एक्सियल वेक्टर हो गए। नेक्स्ट है अपना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट और एन एरो। हम वेक्टर को एक एरो के द्वारा या लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और जिसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। वेक्टर ओपी, हमने एक वेक्टर सेलेक्ट किया ओपी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओपी बाय द एरो के द्वारा। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं टेल, और एंड पॉइंट कैरिंग एरो, मतलब जो एंड पॉइंट जहाँ पे एरो लगा हुआ है उसको हम हेड बोलते हैं। और ये जो यहाँ से इसका लेंथ है, लेंथ इसका जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एरो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द फ्रंट एंड कैरिंग द एरो इज कॉल्ड हेड, मतलब आगे वाला जो एंड होता है जो कैरी करता है एरो, जिसमें तीर लगा होता है, इज कॉल्ड हेड बोलते हैं। द रेयर एंड इज कॉल्ड टेल, रेयर एंड को टेल बोलते हैं। रेयर एंड को हम टेल बोलते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो एरो का लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सिम्बोलिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर विथ एन एरो ओवर इट, मतलब अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर ए को लिखेंगे, ए लिख करके ऊपर उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। ए वेक्टर बी है, बी लिख करके उसके ऊपर एरो, तो वेक्टर हो गया। और कहीं कहीं वेक्टर्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस, एक बोल्ड में लिखेंगे। जैसे वेक्टर ये ए है, बोल्ड में है तो इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे, ये बोल्ड बी है तो इसको वेक्टर बी पढ़ेंगे, एटसेट्रा। तो ये हमारा है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं।